हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप जानते हैं कि टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एससीईआरटी या एनसीईआरटी का पढ़ना कितना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग आज एससीईआरटी का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 3 ग्रामीण जीवन और समाज को पढ़ेंगे और इसके जो भी मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करेंगे या फिर उसको बार बार याद करने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण जीवन और समाज, अंग्रेजी शासन और भारत के गांव। पिछले अध्याय में आपने ये जाना कि किस तरह एक व्यापारिक कंपनी ने भारत में अपना राज कायम किया। आपने ये भी जाना कि इसका एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था और इस लाभ के लिए ही अंग्रेजों ने शुरुआत में भारतीय राज्यों को अपने अधिकार में लिया और आगे चलकर ऐसे नियम कानून बनाए, ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जो उनके शासन और उनके लाभ को लगातार बढ़ाते रहे। इन सभी बातों को आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप लोग इस बात को पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का शासन का प्रभाव भारतीय गांवों के विकास पर किस प्रकार पड़ा। तो अंग्रेजी शासन के पहले भारत के गांव कैसे थे। हमेशा से ही भारत की अधिकांश आबादी गांव में रहती आई है और आज भी कुल आबादी का 68% 68% गांव में ही रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। कितना? 68%। इसका अर्थ है कि भारत की अर्थव्यवस्था गांवों पर ही आधारित थी। गांव के लोगों की मेहनत और श्रम से बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों का निर्माण हुआ। यहाँ रहने वाले किसानों से कठोर श्रम से प्राप्त आय से ही यह देश आत्मनिर्भर और संपन्न था। ज्यादातर गांव में सभी तरह के काम करने वाले लोग रहते थे, उन गांव की जरूरतों को पूरा करते थे। उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग भी गाँव में रहता था, जिनके पास राजा द्वारा दी गई काफी जमीन होती थी। यही गांवों से लगान कृषि उपज पर राजा द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर की वसूली करते थे। क्या कलेक्ट करते थे वो लोग? लगान कलेक्ट करते थे। इसके एवज में या फिर राज्यों के अन्य कामों को देखने के एवज में उन्हें जमीनें मिलती थी। उस समय गांव के लोग अपनी आवश्यकता की ज्यादातर चीजें उत्पादन एवं निर्माण स्वयं करते थे। यहाँ की अधिकांश आबादी का मुख्य काम कृषि था। खेती के लिए जमीन उन्हें राजा से मिलती थी, उसी के बदले लगान लिया जाता था। समूची जमीन का मालिक राजा ही होता था। जमींदार एवं किसानों का भूमि का अधिकार तभी तक रहता जब तक राज को लगान मिलता रहता था। ऐसा नहीं होने पर तुरंत ही राजा द्वारा जमीन छीन ली जाती थी। गांव में लोग प्रायः मिलजुल कर सहयोग से रहते, छोटे मोटे झगड़ों का समाधान भी आपस में ही हो जाता था। राजा का या उसके अधिकारियों का गांव में ज्यादा दखल नहीं रहता, बस ये निर्धारित लगान वसूला करते थे। राज अपने कर्मचारियों और जमींदारों के माध्यम से किसानों का पूरा ध्यान रखता था और जानता था कि अगर इन किसानों द्वारा खेती का काम बंद कर दिया जाएगा तो उसकी आमदनी कम हो जाएगी। यहीं से उनके लिए खर्च हेतु पैसा, व्यापारियों के लिए वस्तु एवं सेना, पुलिस, अन्य कर्मचारियों के लिए भोजन आदि का प्रबंध होता था। इस तरह गांव ही की किसी भी शासन के आमदनी का मुख्य स्रोत था। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने भी सबसे पहले गांवों पर ही ध्यान दिया, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की सोची। अंग्रेजों को लगान वसूली का अधिकार मिला। आप जानते हैं कि किस तरह अंग्रेजों को भारत में एक बड़े और समृद्ध क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लगान वसूली का अधिकार मिल गया। इससे भारत से व्यापार के लिए चीजें खरीदने के लिए अपने देश से धन लाने की उनकी समस्या का समाधान हो गया। लेकिन अब भारत में कई और तरह के खर्च सामने आ गए। इनमें सबसे प्रमुख अपने अधिकार में आए इलाकों के प्रशासन का खर्च था। दूसरे, उन्हें अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए लगातार युद्ध करना पड़ रहा था, जो उसका खर्च था। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए उनके पास आमदनी का एक ही स्रोत था, वो था बंगाल की लगान वसूली में होने वाला मुनाफा। लगान वसूली के लिए शुरू में तो उन्हें पहले से चली आ रही व्यवस्था को ही बनाए रखा। इसके लिए शुरुआत में वो पहले से ही विद्यमान जमींदारी से ही काम लेते रहे, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चला। ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने की इच्छुक अंग्रेजी सरकार वर्तमान व्यवस्था से प्राप्त होने वाले आय से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए आगे चलकर उन्होंने लगान वसूली के अधिकार की नीलामी शुरू कर दी। जो व्यक्ति किसी खास इलाके से ज्यादा लगान वसूल करने को बोली लगाता, उसे लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता। इस व्यवस्था को आप ठेकेदारी व्यवस्था कह सकते हैं। परंतु यह व्यवस्था भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। इस व्यवस्था में ठेकेदारों को फायदा हो रहा था। वे तय राशि से जितना ज्यादा वसूल करते थे उनका ही हो जाता था। किसानों के लिए भी यह तरीका बहुत हानिकारक था, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता था कि किस साल में उन्हें कितना लगान देना है। दूसरा, ठेकेदारों का ध्यान केवल पैसा वसूली पर होता था। कृषि का उत्पादन, किसानों की आय कैसे बढ़े, इसकी चिंता उन्हें नहीं होती थी। कंपनी सरकार के लिए भी एक समस्या थी। उन्हें व्यापार के लिए एक निश्चित धनराशि निश्चित समय पर चाहिए था, मगर इस व्यवस्था से उन्हें यह पता नहीं चल पाता था कि अगले वर्ष उन्हें कितनी आमदनी होने वाली है। उन्होंने कुछ वर्षों तक इस व्यवस्था को चलाए रखा, लेकिन वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा एवं नियमित धन लगान के रूप में प्राप्त होता रहे। लगान व्यवस्था की शुरुआत कई तरह के प्रयासों के बाद आखिर में सन 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। यह राशि जमींदारों
द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। आगे चलकर सन 1793 में इसी राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। कब? 1793। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी। इसे ही स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। जो स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, वो कब शुरू हुआ? 1793 में। और इसमें क्या गया कि किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। एक आकलन के अनुसार यदि किसानों की उपज को 100 माना जाए तो इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजी सरकार को उसमें से लगभग 45% हिस्सा प्राप्त होता था। जमींदारों और उसके कारिंदे अपने लिए करीब 15% हिस्सा वसूलते थे और शेष 40% किसानों के पास बचता था। अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों से यह करार किया कि भविष्य में इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन जमींदारों को लगान की तय राशि नियमित तिथि को सूरज डूबने के पहले सरकारी कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य था। ऐसा नहीं करने पर जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अकाल या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई है या पैदावार कम हुई है। जमींदार को हर हाल में तय या नियत तिथि को जमा कराना ही था। यह व्यवस्था बंगाल, वर्तमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू किया गया। सन 1790 के आसपास तक ये ही इलाके कंपनी के अधीन थे। इस व्यवस्था के लागू होने से भारतीय ग्रामीण समाज में एक नई बात सामने आई। जमींदार, जो अब तक इलाके में केवल लगान वसूल करने के अधिकारी होते थे, अब जमीन के मालिक बना दिए गए। यह कंपनी सरकार के अधिकारियों की बहुत सोची समझी नीति थी। इसके बाद अगर कोई जमींदार नियत तिथि तक पूरी राशि का इंतजाम नहीं कर पाता था, तो उसके पास यह विकल्प होता था कि वो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा गिरवी रखकर कर्ज ले ले और भुगतान कर दे, या फिर वो अपने इलाके की कुछ जमीन बेचकर भी पैसे का इंतजाम कर सकता था। ऐसा करने के पीछे एक दूसरी सोच भी थी। अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि जमीन के मालिक बन जाने से जमींदार खेती में सुधार और पैदावार बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनके अपने देश तथा यूरोप के अन्य देशों में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी। एक बात और, ये भारत में अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए भारतीय लोगों में से ही अपने लिए एक समर्थक समूह तैयार करना चाहते थे। एक ऐसा समूह जो अपना अस्तित्व अंग्रेजों के यहाँ बने रहने में देखता हो। इसके लिए जमींदारों से बेहतर समूह उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकता था। इन लोगों का अपने इलाके के गांवों पर काफी प्रभाव होता था और इनके माध्यम से अंग्रेजों के लिए भारतीय गांवों पर नियंत्रण कर पाना भी काफी आसान था। आगे चलकर अंग्रेजी सरकार की यह नीति काफी सफल सिद्ध हुई। 20वीं सदी में जब उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो इस बार के अधिकांश लोगों ने उनका साथ दिया। मगर इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि सरकार ने जमींदारों से उन्हें दी गई जमीन के बदले कितनी लगान ली जानी थी, यह तो तय कर दिया, लेकिन किसानों से जमींदार कितना वसूलेंगे यह तय नहीं किया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि कई जमींदार जरूरत से ज्यादा पैसा किसानों से वसूल करते थे, जिससे किसानों पर कर का बोझ काफी बढ़ गया। दूसरे समय पर लगान ना चुका पाने के कारण कई पुराने जमींदार जो अपने किसानों से बल पर पूर्वक लगान वसूल नहीं करते थे, उनकी जमींदारी चली गई और उनकी जगह ऐसे लोगों ने ले ली जिन्हें किसानों और गांवों के हित से कोई मतलब नहीं था। कई जमींदार कर्ज के बोझ से दब गए और धीरे धीरे उनकी जमींदारी महाजनों और व्यापारियों के हाथ चली गई। इस व्यवस्था के लागू होने से कंपनी सरकार की समस्या थोड़े दिनों के लिए समाप्त हो गई, लेकिन 1815 से 20 तक उनके अधीन कई और इलाके आ गए और वहां के लिए भी कोई लगान व्यवस्था तय करनी थी। स्थायी व्यवस्था के लागू होने के समय से कंपनी के अधिकारियों में दो मत था। क्या क्या था? पहला मत तो यह था कि इसके पक्ष में था, जबकि दूसरे मत वाले लोगों को यह लगता था कि इससे कंपनी सरकार को नुकसान हो रहा है। वे चाहते थे कि सरकार को कुछ वर्षों बाद लगान राशि को बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखना चाहिए और उनका मानना था कि सरकार का खर्च लगातार बढ़ता जाएगा। इसे पूरा करने का कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी ओर अधिकारियों को भी यह समझ में आने लगा था कि इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा फायदा जमींदारों को हो रहा था। उन्हें बगैर कुछ किए ही अच्छा धन मिल रहा था, तो उनके विचार से क्यों नहीं सीधा किसानों से ही संपर्क किया जाए। इस विचारधारा के पीछे एक अंग्रेज अर्थशास्त्री रिकार्डो की सोच का बहुत बड़ा हाथ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो कि अर्थशास्त्री रिकार्डो की सोच का बड़ा हाथ था। अब जब कुछ नए इलाकों में लगान व्यवस्था तय करने का समय आया तो दूसरे मत वाले लोगों की जीत हुई। रिकार्डो के अनुसार उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो सन 1821 में प्रकाशित हुई। क्या पुस्तक का नाम था? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और किसने लिखा था यह पुस्तक? रिकार्डो ने लिखा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। जमींदार खुद उत्पादन के लिए कुछ नहीं करता है, मजदूर अपना श्रम लगाता है, पूंजीपति अपना पूंजी लगाता है, उद्यमी उद्यमी उद्योग में संगठन में सक्रिय होता है। जमींदार जमीन के लिए जो किराया पाते हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध जमीन पर उनके एकाधिकार की वजह से उन्हें मिलता है। उनके विचार में उत्पादन में भूस्वामियों का कोई सकारात्मक योगदान नहीं होता है, इसलिए शासन को उनके आय पर कर लगाना
चाहिए। उचित तो ये होता है कि जमीन पर उनके मालिकाना अधिकार को समाप्त कर शासन सारी जमीन को अपने हाथ में ले ले और उसे उद्यमी लोगों को उपलब्ध कराए। तो इसके लिए उन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। जानते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था एक नई व्यवस्था दक्षिण और पश्चिम भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से शुरू की गई। रैयत मतलब होता है किसान। इसमें किसानों के साथ सीधा करार किया गया। इन इलाकों में परंपरागत रूप से जमींदार नहीं होते थे, इसलिए कंपनी सरकार ने किसी नए व्यक्ति को जमींदार बनाकर स्थापित करने की जगह सीधा किसानों से ही संबंध स्थापित किया। इस व्यवस्था में लगान उपज के आधार पर तय हुआ। पहले जमीन की गुणवत्ता देखी गई, फिर पिछले कुछ वर्षों की उपज का औसत निकाला गया। उसमें किसानों की खेती पर होने वाले खर्च को काट कर जो बचता था उसका 50% लगान के रूप में तय कर दिया गया, मगर इसे स्थायी नहीं बनाया गया। प्रत्येक 30 वर्ष बाद लगान की राशि में बदलाव किया जाना तय किया गया। इस व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिक माना गया था। महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर जब अंग्रेजी सरकार का कब्जा हुआ, तो वहां उन्होंने सीधा किसानों की जगह गांव या काफी बड़े जमीन मालिकों या परिवारों, जिन्हें महाल कहा जाता था, को इकाई माना। उनके साथ लगान वसूली का करार किया। इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाने लगा। इसमें बड़े परिवार या गांव प्रमुख गांव भर से लगान इकट्ठा कर सरकार तक पहुंचाते थे। लगान की मात्रा तय करने का तरीका यहाँ भी रैयतवाड़ी व्यवस्था वाला ही था। उपज से खेती के खर्चा को घटाकर जो बचता था, उसका लगभग 50% लगान तय कर दिया जाता था। इसे मात्र 30 वर्षों के लिए ही लागू किया गया था। तो यहाँ पे एक पढ़ेंगे कि इन तीनों प्रकार की भूमि व्यवस्था को अगर अंग्रेजों के शासन वाले भारतीय क्षेत्र में प्रसार के तहत देखें, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल कृषि योग्य भूमि में 19% स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था, 29% महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत था एवं 52% रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत था। तो आप यहाँ एक मानचित्र में देखेंगे कि ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे क्या था आपका पी मतलब परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी व्यवस्था, और ये ऊपर जो था माथा जो इंडिया का माथा, यहाँ पे क्या था, एम से महलवाड़ी, और ये मुंबई था जो आर मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यहाँ पे। तो आप इसको याद रख सकते थे कि पंजाब वाले क्षेत्र जो माथा क्षेत्र है तो एम से, और ये पी और एस बिहार वाला क्षेत्र था, और आर मद्रास और महाराष्ट्र का जो एरिया था ये आपका था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत था। नई लगान व्यवस्थाओं का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहली बात तो यह थी कि स्थायी बंदोबस्त से लगभग आधे पुराने जमींदारों की जमींदारी उनके हाथ से चली गई, क्योंकि उन्होंने तय समय पर लगान जमा नहीं किया था। दरअसल उनके लिए किसानों से लगान के लिए ज़्यादा जोर जबरदस्ती करना संभव नहीं था। किसानों के साथ उनके संबंध काफ़ी पुराने थे। दोनों में भावनात्मक स्तर पर एक संबंध बना होता था। इससे फसल खराब होने या अकाल की स्थिति में लगान के लिए दबाव बनाना असंभव होता था। आपने ये भी देखा कि नई व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान या जमींदारों को बना दिया गया। इससे लगान समय पर जमा करने के लिए या इसे बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। इससे गांव में महाजन के रूप में एक प्रभावी समूह आ गया। इन लोगों के द्वारा जमीन के एवज में धन दिया जाता था। धीरे धीरे यह समूह गांव में सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि गांव के कई किसान और जमींदार इनसे कर्ज लेते थे। धीरे धीरे यह समूह गांव में सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि गांव में कई किसान और जमींदार इनसे कर्ज लेते थे। लगान की दर तीनों ही व्यवस्थाओं में काफी ऊंची थी, इसलिए किसान खेती में सुधार के लिए कोई प्रयास कर पाने में भी असमर्थ हो गए। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में तो किसान खेती में सुधार का प्रयास भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे ऐसा करेंगे तो अगली बार उनके लगान की दर बढ़ा दी जाएगी। अंग्रेजी सरकार को तो केवल लगान से मतलब होता था, उन्हें खेती में सुधार की कोई चिंता नहीं रही। इस तरह तीनों ही व्यवस्था ने गांव के किसान और जमींदारों दोनों को एक तरह से बर्बाद कर दिया। मजबूत हुए थे महाजन या नए जमीन के मालिक, जिन्होंने पुराने जमींदारों की जगह ले ली थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 1875 में जो दक्कन में विद्रोह हुआ था उसके बारे में। 1875 का दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर जिलों में 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया था। इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू थी। यहाँ किसान लगान की ऊंची दर के कारण परेशान थे। समय पर लगान चुकाने के लिए महाजनों से ऊंचे ब्याज दर पर पैसा लेते थे। इस तरह ये उनके चंगुल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे। इस विद्रोह में किसानों ने महाजनों का अपना निशाना बनाया, उनके खिलाफ अहिंसक तरीके से अपना विरोध शुरू किया। महाजनों का सामाजिक बहिष्कार हुआ, उनके घरों पर हमला करके उनकी लाल बही दस्तावेजों को लूटा गया और उसे सामूहिक रूप से जलाया गया। दरअसल उस बही में ही किसानों के को दिए गए धन और उसके ब्याज का पूरा हिसाब किताब होता था, इसलिए किसानों ने उसे जला दिया। यह एक तरह से महाजनों के चंगुल से उनके मुक्त हो जाने को सूचित कर रहा था।
धीरे धीरे महाजनों ने उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाना ही बेहतर समझा। इस तरह यह विद्रोह महाजनों के शोषण के विरुद्ध किया जाने वाला अहिंसक संघर्ष के रूप में जाना गया। बाजार के लिए नई फसलों का उत्पादन। इसमें क्या था कि नई लगान व्यवस्था के साथ अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अलग तरह की फसलों का उत्पादन के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया। ये आम खाद्य फसलों से अलग थी जिनसे कारखाने में दूसरी वस्तुएं तैयार की जाती थी। उदाहरण के लिए बंगाल में किसानों को पटसन, जूट, असम में चाय, बिहार में नील, शोरा और अफीम, मध्य और पश्चिमी भारत में कपास इत्यादि फसलों का उत्पादन करने के लिए कहा गया था। इन फसलों का किसानों या गांव के लोगों के लिए कोई विशेष इस्तेमाल था नहीं, मगर बाजार में इनकी कीमत ज्यादा होती थी और किसान इसे बेचकर नकद पैसा प्राप्त कर सकते थे, इसलिए इन्हें नकदी फसल कहा गया। कंपनी को इन फसलों की आवश्यकता अपने देश के कारखानों में कच्चे माल के रूप में थी। कुछ अन्य फसलों को वे दुनिया के अलग अलग देशों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते थे। सभी तरह के नकदी फसलों में अंग्रेजों का ज्यादा जोर नील के उत्पादन था। नील का उत्पादन कहाँ होता था बिहार में सबसे ज्यादा, बताइए? चंपारण चंपारण का जो आंदोलन हुआ था वो नील खेती पे ही बेस्ड था। बहुत पहले से ही समूचे यूरोप में कपड़ों को रंगाने के लिए भारतीय नील की मांग थी। इसके व्यापार में लगे अंग्रेज व्यापारियों को इससे काफी मुनाफा होता था, इसलिए ये किसानों को अग्रिम धन देकर सहायता भी करते थे। आगे चलकर जब ये शासक बन गए तो इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को डराना, धमकाना या लोभ लालच भी देना शुरू कर दिया। कई अंग्रेज अधिकारी एवं व्यापारियों ने तो स्वयं ही जमींदारों से जमीन पट्टे पर लेकर उसमें मजदूरों से नील की खेती करवाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे पढ़िए नकदी फसल क्या होता है। नकदी फसल ऐसा कृषि उत्पाद होता है जिसे खेतों से सीधा व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता था, जैसे गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम इत्यादि। नील की खेती की समस्याएं। नील की खेती किसानों के लिए फायदेमंद नहीं थी, मगर उन्हें अपनी जमीन के एक बेहतर हिस्से पर इसकी खेती करनी पड़ती थी। इसके लिए उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा बाध्य किया जाता था। किसानों की प्राथमिकता हमेशा से ही खाद्य फसलों का उत्पादन होता था। इससे उन्हें न केवल उस साल के लिए अनाज मिलता बल्कि बुरे दिनों के लिए उसमें से कुछ बचा के भी रख लेते थे। नील की खेती धान के मौसम में ही की जाती थी और अंग्रेज बगान मालिक किसानों से जबरन हल बैल लेकर पहले अपनी नील की बुआई करवाते थे। इससे धान की फसल में देर हो जाती थी। इसके अलावा जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल कटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी। इस सब का असर ये होता था कि किसानों के पास अनाज की कमी हो जाती थी। जब कभी भी सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था तो किसानों के पास पहले का रखा अनाज नहीं होता था। ऐसे में ये या तो महाजनों से कर्ज लेते थे या भूखे रहते थे। एक किताब है नील दर्पण, उसमें नील के किसानों के बारे में बताया गया है। नील दर्पण में लिखा गया है कि नील की खेती के कारण किसानों को जो कठिनाई हो रही थी उसे उस समय के एक बंगाली नाटक नील दर्पण दर्पण में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। 1860 में यह पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम के छपी थी ताकि अंग्रेजों के गुस्से को उन्हें झेलना नहीं पड़े। उसमें उसकी खराब नीति का बखान किया गया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया। इस नाटक में नील किसानों की दुर्दशा वास्तविक रूप से सामने आई है। तो आपको क्या याद रखना है कि नील दर्पण जो था एक बंगाली नाटक था और इस पुस्तक के लेखक थे जो थे दीनबंधु मित्र थे। और कब लिखी गई थी ये पुस्तक? 1860 में इसको पब्लिश किया गया था, है ना? और इसमें क्या था कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, अनुवाद किया था। किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने। और अंग्रेजों के गुस्से को झेलना नहीं पड़े इसलिए ये पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम से छपी थी। एक नील किसान गुलूक चौधरी नाटक का पात्र अपने साथी किसान से कहता है कि मैं अब नील की खेती नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। भीख मांग कर खा लूंगा। अगर सरकार ने ज्यादा तंग किया तो गांव छोड़ दूंगा, लेकिन अब नील की खेती नहीं करूंगा। नील किसानों का विद्रोह। बंगाल में नील की खेती बड़े पैमाने पर करवाई जा रही थी। इससे वहां के किसान बहुत दुखी थे। बार बार पड़ने वाले अकाल और भुखमरी से परेशान किसानों ने विद्रोह कर दिया। वे नील की खेती करने से मना करने लगे। साथ ही उन्होंने बगान मालिकों को लगान चुकाना भी बंद कर दिया। औरतों ने पुरुषों के साथ मिलकर नील की फैक्ट्रियों पर जहां नील बनाया जाता था पर हमला बोल दिया। इस संघर्ष में भारतीय जमींदारों ने भी किसानों का साथ दिया। ये अपने क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे विद्रोह फैलने लगा, बंगाल के पढ़े लिखे लोगों द्वारा अखबारों और अन्य पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर इसका भरपूर समर्थन किया गया। इन लेखों ने अंग्रेजी सरकार को नील की खेती की समस्या से परिचित करवाया। नील दर्पण का उदाहरण आपके सामने है। अखबारों में अंग्रेजी बगान मालिकों को जोर जबरदस्ती किसानों पर किए गए अत्याचार के विषय में खूब लिखा गया। इस विद्रोह की एक खास बात यह रही कि सरकार ने इसे दबाने का प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे बंगाल के कुछ इलाकों से इसकी खेती पूर्णतः समाप्त हो गई। बिहार और नील की खेती।
बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाकों में की जाती थी। यहाँ अंग्रेज बगान मालिक ने कुछ बड़े जमींदारों से जमीन पट्टे पर प्राप्त किए और नील की खेती शुरू करवाई। जमींदारों ने भी अपने कर्ज का बोझ को कम करने के लिए खुशी से अपनी जमीन अंग्रेजों को दे दी। इन दो क्षेत्रों के अलावा भागलपुर और शाहाबाद क्षेत्र में भी नील की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई। नील के अलावा अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम, पटसन और शोरा नामक नकदी फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर शुरू करवाया। तो कौन सा क्षेत्र था? जैसे भागलपुर और शाहाबाद का क्षेत्र। यहाँ पे क्या होता था? नील की खेती बड़े पैमानों पर हुआ। नील के अलावा और क्या-क्या होता था यहाँ पे? जैसे अफीम, पटसन और शोरा। वर्तमान गया जिला जो है ना, गया जिला अफीम उत्पादन में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। गया जिला जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे था अफीम उत्पादन में। नील का उत्पादन कैसे होता था इसका एक चित्र यहाँ पे दिया गया है कि कैसे ये जो सब है ये हौद है, टैंक, और यहाँ पे इसको गर्म किया जाता था नील के फूल को और सुखा के फिर नील बनाया जाता था। इसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे होता था। बिहार में नील की खेती दो तरीकों से की जाती थी। किससे किससे की जाती थी? जिरात और आसामी बार। ये सब क्या था? नील की खेती का दो तरीका था। जिरात में सीधी अपनी देखरेख में अंग्रेज बगान मालिक मजदूरों से खेती करवाते थे और आसामी बार में बगान मालिक रैयतों को उनके स्वयं की जमीन पर नील खेती करने के लिए बाध्य करते थे। कुछ रैयतों को तो अंग्रेजों ने नील की खेती के लिए आरक्षित तक कर लिया था। अंग्रेज उन्हें बस खेती का खर्च देते थे। तो यहाँ पे क्या देखा आपने? नील की खेती के दो तरीके थे, जिरात और आसामी बार। जिरात में जो थे किसके देखरेख में? अंग्रेज अपने खुद के देखरेख में कराते थे। और आसामी बार में जैसे अभी देते हैं ना ठेका में, वो ठेका में दे देता था किसान को। अंग्रेज तो यहाँ पे क्या पढ़े थे कि अंग्रेज उन्हें बस खेती का खर्च देते थे। किसको? आसामी बार को। कृषि कार्य में लगने वाले श्रम के बदले उन्हें काफी कम मजदूरी दी जाती थी। तीन कठिया प्रणाली इसी के अंतर्गत चंपारण में प्रचलित किया गया। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन में 3 कट्ठे प्रति बीघा की दर से नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके विषय में आप पढ़ेंगे कि इन दोनों प्रकार की खेती में ही किसान शोषित होते थे। नई भू-राजस्व व्यवस्थाएं अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने साम्राज्य निर्माण की दिशा में उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी। इसने भारत में अंग्रेजी शासन को स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन व्यवस्थाओं ने भारत के परंपरागत भूमिपतियों तथा आम किसानों दोनों में कई तरह के असंतोष को जन्म दिया, जिसकी अभिव्यक्ति उन लोगों द्वारा समय पर किए गए विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। तो ये था ये पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा, क्लास 8 का चैप्टर 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।